हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन माय नेम इज आदिश खंगाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन करने वाले परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर 7 तक हमने क्या क्या पढ़ा है। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा। एट द सेम टाइम बच्चों यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएगा। आज हम यहाँ पे HSC क्लास 11 के लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का कंटिन्यूएशन करने वाले। बट स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात, HSC क्लास 11 यहाँ पे स्पेसिफिकली इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज मैंने टेक्स्ट बुक जो उठाया है वो महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक उठाया है जहां पे सारे क्वेश्चंस डील कर रहा हूं। बट फिर भी बच्चों, आप चाहे कौन से भी बोर्ड के हो, आप यहाँ पे CBSE का भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप CET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वॉट एवर यू डू, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन तो हर एक के लिए है। एंड वैसे भी आप लोग हर जगह पे अलग अलग रेफरेंस बुक ढूंढते हैं क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये HSC क्लास 11 के लिए भले ही होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आप लोग को ले रहा हूँ HSC क्लास 11 के लिए भले ही होगा, बट आई रियली थिंक दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स विल बी सुटेबल फॉर एवरी अदर स्टूडेंट जिसको थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आज हम यहाँ पे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में क्या पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ वॉट एवर वी हैव लेफ्ट इन अवर लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या छोड़ा था बच्चों, आई होप सभी लोगों को याद है। क्या याद है बच्चों? वी हैव टॉक्ड अबाउट द परम्यूटेशंस व्हेन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो बार बार आ रहे थे तो हमको उसको डिवाइड करना पड़ा था। बहुत अच्छी तरह से बच्चों ट्राई किया हुआ वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन करने का, जरूर जाकर चेक कर लेना। तो आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन करने वाले विद एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से, बिकॉज उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है बच्चों, एक बात और बताना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वैसे तो क्वेश्चन नंबर 15 तक है, तो हमें अभी आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक जाना है। एंड अक्सर हमें ऐसा ही लगता है हमेशा कि पहले वाला लेक्चर जो हुआ है उसमें 6 क्वेश्चन हुए, वो बेसिक रहे होंगे, तो आगे जाकर अभी सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनने वाले, बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज 3.4 के हर क्वेश्चंस इतने ज्यादा सिंपल है कि अभी देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तो अभी स्टार्ट हो रहा है। आप थोड़ी देर में बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि ऐसे 5 मिनट में हमारे 2-3 क्वेश्चन खत्म भी हुए रहेंगे। इतने छोटे छोटे आंसर्स है एंड क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड इफ द लेटर आर इज यूज्ड थ्राइस, लेटर S and T are used twice each। तो each मतलब रेस्पेक्टिवली ट्वाइस यूज किया गया है। वेरी सिंपल। तो बच्चों सभी लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग कोई वर्ड हम लोग को दिया नहीं है, बट सारे चीजें तो देखे रखिए। उन्होंने बोला है कि बच्चों हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जब अगर मेरे पास जो R करके एक लेटर है वो 3 बार आता है, अगर S करके है वो 2 बार आता है, एंड अगर T है वो भी 2 बार आता है, तो हम कितने लेटर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि टोटल लेटर्स कितने हैं। तो हमारे पास तो वैसे 3 ही लेटर है, R, S and T, बट टोटल लेटर्स का मतलब है बच्चों कि R 3 बार आ रहा है, S 2 बार आ रहा है एंड T भी 2 बार आ रहा है। तो टोटल काउंट करो बच्चों आपके पास कितने लेटर्स है। तो R 3 है, ये S 2 है, T 2 है, 3 + 2 + 2 बिकम्स कितना बचा, 7। तो 7 लेटर्स है। एंड हमने क्या सीखा था बच्चा, स्टार्टिंग में ऐसा मान के चलने का कि आपके पास रेपिटेशन, कोई आइडेंटिकल है ही नहीं। आइडेंटिकल नहीं है मतलब हम लोग कितना बोलेगा बच्चों, 7 लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 7p7 या फिर इन शॉर्ट 7 फैक्टोरियल बेस में, बराबर ना। चलो वही लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, देयर आर 7 लेटर्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल बेस। तो चलो 7 फैक्टोरियल बेस तो कर सकते थे, बट हमें पता है बच्चों यहाँ पे काफी सारे चीजें आइडेंटिकल है, एंड वो आइडेंटिकल का अरेंजमेंट को फिर से अरेंज करेंगे तो उसको अरेंजमेंट माना नहीं जाएगा। तो हमने क्या सीखा था बच्चों, जो भी चीजें जितने भी आइडेंटिकल टाइम आ रहे हैं उसको हम उतने ही नंबर से डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल के साथ। मतलब बच्चों हम लोग बोल सकते हैं R, S and T ये जो है वो 3 बार, 2 बार और 2 बार आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं उनको हम 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल रेस्पेक्टिव वेज में भी लिख सकते हैं, एंड उनकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, therefore the total number of permutations that we get over here will be total, जो हमारे कॉम्बिनेशन, जो अरेंजमेंट थे, परम्यूटेशन था, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब कॉम्बिनेशन मत समझना, यहाँ पे परम्यूटेशन जो अरेंजमेंट है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है, 2 फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है, रेस्पेक्टिव वेज में हम कर सकते हैं। इसको बच्चों अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो आप सॉल्व जरूर कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट अ बिग डील। आप लोग करना है तो कर सकते हैं बिकॉज नंबर्स बहुत छोटे हैं, शायद मैंने किया होगा डेफिनेटली। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व वाला पार्ट में आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूं बच्चों, वैसे मैं ओरली बता सकता हूं इसका आंसर क्या होने वाला है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 7 × 6 × 5 × 4 बचा, जिसमें 2 फैक्टोरियल वो 6 और 4 को भी कैंसिल कर देगा, मतलब 2 3s are and 2 2s are।
अब बचता है बच्चों 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, अगर उसको कर भी देते हो तो आपको 210 करके मिल जाएगा। एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। पहला क्वेश्चन खत्म भी हो गया। बोलने के टाइम मुझे बहुत टाइम लगा जरूर है, बट आपको नहीं लगता अगर आप ये खुद कर लेते तो ये 2 मिनट का भी टाइम नहीं होता, मतलब 1 मिनट से पहले ही खत्म हो जाता, राइट। चलो ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी ले लेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट पेस में जाऊंगा बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मुंबई सो दैट द लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। ऐसे टाइप ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अगर हम लोग को ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं जहां पे बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए वगैरह, इसका ये मतलब है कि ए एंड बी हमेशा एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि बी बोलता है कि तुझ्या नंतर मी येणार है, तुम्हारे बाद मैं ही आने वाला हूं। इसका मतलब है कि वो दोनों स्टिक टुगेदर है, एक साथ है, दे आर स्टक टुगेदर, बराबर ना। तो हम जब भी ऐसे टाइप ऑफ स्टक टुगेदर वाला केस होता है कि वे लोग हमेशा एक साथ रहने वाले, तो हम उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट करके मानते हैं। ये हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स में, काफी सारे क्वेश्चंस में पढ़े हैं, अभी आप लोग को पता चल ही चुका रहेगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा बच्चा, लेट अस अस्यूम दैट ए बी इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो सिंगल ऑब्जेक्ट है मतलब फिलहाल के लिए ए बी को ऐसा ए बी कंसिडर करने का, एंड बाकी के जो भी लेटर्स है बचे हुए, कौन सा है, एम बचा है, यू बचा है, एक और एम बचा है यहाँ पे, एंड देन यू कुड सी बी और ए तो ले लिया है, एंड आई बचा है यहाँ पे, मतलब ए बी के बाद मूमी आ गया यहाँ पे, फाइन। तो इतना होने के बाद थोड़ी देर के लिए बच्चों अभी वो सिंगल ऑब्जेक्ट है ए बी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट्स कितने किए जा सकते हैं। तो ए बी इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एम यू एम आई 4 लेटर्स है एंड वो सिंगल है, तो वो कितने हो गए 5। इन 5 को अरेंज करने के लिए आपके पास कितने वेज है, 5 फैक्टोरियल वेज। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट कुड हैपन इज 5 फैक्टोरियल वेज। बट बच्चों इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वैसे तो ये 5 फैक्टोरियल वेज में अभी हम लोग है ना बार बार स्टेटमेंट्स नहीं लिखते बैठेंगे बच्चा कि कौन कितनी बार रिपीट हुआ, अब डायरेक्टली कर देने का। अब दिमाग आ रहा है ना बच्चों, आप लोग को पता है कि टोटल कितने हो रहे हैं 5 फैक्टोरियल वेज, उसमें से कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चा उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो m यहाँ पे रिपीट हो रहा है बच्चों 2 बार, एंड इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 नहीं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी सिंपल है। यहाँ पे अक्सर बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं सर उतना तो समझ में आ गया, वो तो बराबर है आप लोग का, आपने जो किया है वो बराबर है, बट वो ए बी जो दिख रहा है वो भी तो एक दूसरे के साथ अरेंज कर सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो उसका भी तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर आप लोग को पता चलेगा, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि ए बी विल कम टुगेदर, हाँ दे विल कम टुगेदर, बट स्पेसिफिकली उन्होंने और एक रेस्ट्रिक्शन डाला है कि ए बी विल बी कमिंग टुगेदर बट बी विल ऑलवेज बी नेक्स्ट टू ए। इसका मतलब है कि बच्चों ऐसा नहीं होगा कि बी पहले आएगा एंड ए बाद में आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वैसा होता तो एक और अरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, इसलिए मुझे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, उन्होंने बोला है बी विल ऑलवेज कम नेक्स्ट टू ए, इसलिए ये दोनों ना ऐसे चिपक गए हैं, ए ही पहला आएगा बी ही बाद में आएगा। देयर इज नो अरेंजमेंट, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स ओवर हियर, तो टेंशन नहीं लेना है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू सॉल्व ओवर हियर। 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर देगा तो 5 4 20 23 60 वेज आएंगे बच्चों इसका, एंड आपका आंसर खत्म भी हो गया। कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन एज वेल, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। Find the number of arrangements of letters in the word constitution that begin and end with capital N, मतलब with N। एक लेटर N से स्टार्ट भी होना चाहिए एंड N से खत्म भी होना चाहिए। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े भयानक हो जाते हैं जब आपके पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें N जो है वो ज्यादा रहेगा 2 से, तो टेंशन की बात है। बट फॉर्चुनेट इनफ फॉर ऑल ऑफ अस बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पे उनका कंडीशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस हिसाब से अरेंज करने का है कि आपका पहला लेटर शुरुआत भी एन से होना चाहिए एंड आपका फाइनल खत्म भी एन से होना चाहिए। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेटमेंट लिखा है, जो एक वर्ड लिखा है उसमें 2 ही एन है, तो एक एन स्टार्टिंग में आ जाएगा, दूसरा एन बाद में आ जाएगा, काम खत्म, बाद में एन ही नहीं बचे हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो आप लोग को ये चीजों को आसान करने के लिए, एक्सक्यूज मी, हम लोग यहाँ पे चीजें आसान करने के लिए क्या करते हैं, एन और एन को बाजू बाजू में रख देते हैं एंड बाकी का सारे चीजों को अंदर डाल देते हैं। चलो एन यहाँ पे हो जाएगा पहला, फिर सी ओ, एन नहीं ले सकते, एस टी आई टी यू टी आई ओ एंड एन तो लास्ट में ही था, इस बच गया। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एन बाजू में हो गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो एज यू कुड सी हो रही है बच्चे, एन इज एट द स्टार्ट, एन इज एट द एंड। उन्होंने यही कंडीशन पूछा था, हमने कर लिया। अब सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनो, शुरुआत एन से हो रहा है, खत्म एन से हो रहा है, इनके बीच में का जो अरेंजमेंट है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे उनके बीच में का अरेंजमेंट कोई मायने नहीं रखता,
इसलिए अगर आप लोग उसको देखते भी नहीं तो भी चलता, बट अगर आप उसको देख रहे हो तो भी उसका आंसर 1 ही मिलने वाला है। मैं आपको बाद में बताता हूं। देखो, तो एन और एन को भूल जाओ, बाकी के चीजों को देखो। COSTITUTIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। एन और एन को अरेंज करने का सोचो भी मत, उन्होंने कंडीशन के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, उसको वैसे रहने दो। बाकी का देखो, COSTITUTIO मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इन 10 को अरेंज करने के कितने फैक्टोरियल वेज है? 10 फैक्टोरियल। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज 10 फैक्टोरियल। बट 10 फैक्टोरियल होने के बाद वैसे तो n रिपीट हो रहा है, बट हम लोग उसको नहीं देखेंगे, वो रेस्ट्रिक्शन है। तो बाकी के जो चीजें यहाँ पे रिपीट हुए हैं उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, C रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। O रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, 2 बार, तो उसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर S रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। T रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, 3 आइडेंटिकल T's दिख रहे हैं, उनका अरेंजमेंट मायने नहीं रखता, इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। एंड उसके बाद में I रिपीट हो रहा है क्या? 2 बार, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। वेरी सिंपल। तो इतना भी लिख के आते ना बच्चों, इतना भी सॉल्व करते हो तो भी काफी है। कुछ बच्चे बोलते कि नहीं 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 नहीं, हमको वो n का भी तो अरेंज किया जा सकता है। पहली बात देखो बच्चों, n के जगह पे n रखो या n के जगह पे n रखो, क्या फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं लिखे तो भी चलता। बट कुछ बच्चे लिखना चाहते तो देखो मैं कैसा बताता हूं। आप n और n का यहाँ पे जो 2 n को यहाँ पे अरेंज करने के कितने फैक्टोरियल वेज होते हैं? 2 फैक्टोरियल। बट डिवाइडेड बाय, वो दोनों रिपीट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, वही आया ना फाइनली आंसर। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। मैंने फिर भी आप लोग के लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिख लिया, वो n का रिप्लेसमेंट। अगर आप कंफ्यूज हो जाते तो मत लिखो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग कि अगर हम n को रिप्लेस भी करते एक दूसरे के साथ तो भी 1 ही हो जाता, बिकॉज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वुड हैव गिवन me 1, राइट। तो इसका आंसर कितना मिलता है बच्चों? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हालांकि यहाँ पे 10 फैक्टोरियल जो था वो थोड़ा लंबा नंबर दे देता, इसलिए शायद आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी इसका आंसर नहीं देके रखा है। आई थिंक दैट्स इट, आई गेस। हाँ, इतना ही था, तो उतना ही दिया है। अगर आपको सॉल्व करना है तो कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड अरेंज। अरेंज को ही अरेंज करना है। हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव द 2 R's एंड 2 A's टुगेदर। इसका सेकंड कंडीशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। सॉल्यूशन एक बार समझ में आ गया तो इट्स वेरी इजी। पहला तो एकदम चिंदी, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अरेंज। अरेंज को अरेंज करने के कितने वेज? तो सबसे पहले अरेंज को अरेंज करने के लिए आपके पास अरेंज वर्ड में कितने लेटर से देखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो सबको पता है बच्चे, इसको अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल वेज होंगे, बट खत्म नहीं होगा। तो हम बोलेंगे बच्चा, देयर आर 7 लेटर्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज। कुछ क्वेश्चंस में मैंने शॉर्टकट में कर दिया, कुछ क्वेश्चंस में मैंने लॉन्ग कट ही रखा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में मैंने थोड़ा लॉन्ग कट रखा है कि 7 लेटर को हम 7 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं, जिसमें कुछ रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों, देयर आर 7 लेटर्स दैट कुड बी अरेंज्ड, उसमें ये रिपीट है, देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना है? डायरेक्ट करना है, कर लो। तो यहाँ पे बच्चों 7 लेटर्स को हम 7 फैक्टोरियल वेज में कर तो सकते थे, बट कुछ लेटर्स रिपीट तो हो रहे हैं ना यहाँ पे। कौन से? A रिपीटिंग ट्वाइस, R रिपीटिंग ट्वाइस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेटर्स A एंड R कुड बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल रेस्पेक्टिव वेज। इसलिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो मिलेंगे, अरेंजमेंट्स जो मिलेंगे, वो होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से कर लोगे बच्चों आप लोग। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आई रियली डोंट नो व्हाट्स द आंसर, बट आप ट्राई कर लेना। इसका आंसर 1260 मिलता है। जाहिर सी बात है, थोड़ा नीचे का डिनोमिनेटर छोटा होने की वजह से आपको थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा। 1260 मिलने के बाद अभी देखो बच्चों, ये वाला पार्ट थोड़ा डेंजरस है। हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव द 2 R's एंड 2 A's टुगेदर। इसका मतलब है कि बच्चों 2 R जो है वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, एंड जो 2 A है ना वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। ये R और ये R हमेशा अलग होगा, एंड ये A और A हमेशा अलग अलग होंगे। अब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, बार बार बताते रहूंगा अगर ऐसे कुछ आएगा तो, कि जब भी वो लोग आपको ऐसा सवाल पूछेंगे नेगेटिव टाइप का कि ऐसा अरेंजमेंट बताओ जहां पे 2 R कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे या फिर 2 A कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, ये निकालना मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ पूछेंगे तो फॉर टाइम बिंग हम उल्टा निकालेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट, कि 2 A's और 2 R's नेवर कमिंग टुगेदर के जगह पे हम निकालते हैं, लेट अस अस्यूम कि
टू एज एंड टू आर्स विल ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब ए के बाजू में ए रहेगा, आर के बाजू में आर हमेशा रहेगा, तो हम उसके कितने पॉसिबिलिटीज है वो निकालते हैं। एंड जब हमें वो पॉसिबिलिटी मिलेगा तो टोटल पॉसिबिलिटी जो दिख रहा है 1260, उससे आप उसको माइनस करोगे तो बचे हुए जो रहेंगे, जाहिर सी बात है बच्चों, वो मेरा ऊपर का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वेरी सिंपल ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी दो आर को एक साथ आएंगे ऐसा मानेंगे, इसलिए ये दो आर को हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे एंड ये दो ए जो है उनको भी सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे। बराबर है? तो कुछ ऐसा दिखेगा। लेट अस अस्यूम द टू आर्स दैट वी हैव एंड टू एज दैट वी हैव एज सिंगल ऑब्जेक्ट्स ईच। मतलब ये देखो आर आर करके एक आएगा, ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, फिर ए करके जो आएगा वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। देखो ये अलग अलग कलर मैंने सेम दिया है तो डोंट गेट कंफ्यूज। आर आर इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ए इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बाद में बचे हुए चीजें हैं, जैसे एन बचा है, जी बचा है एंड ई बचा है, इतने ही तो बचे थे। अब सबको पता है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है दैट इनको अरेंज करने के टोटल कितने वेज हो सकते हैं। वैसे देखो आर आर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ए इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एन जी ई आर ऑब्जेक्ट, तो 5 है। तो हमारे पास बच्चे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो है वेयर आर्स एंड एज विल ऑलवेज बी टुगेदर। इसका वैसे तो देखने जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल था, बट बाद में हमें पता चला 5 फैक्टोरियल तो टोटल वेज तो पॉसिबल है, बट उसमें कुछ चीजें रिपीट हो रहे हैं, उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना बच्चों। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, इसलिए उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड ए इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, तो उनका अरेंजमेंट भी मायने नहीं रखता, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो बच्चों, अगेन अ वेरी सिंपल, मुझे तो लगता है ये तो एकदम सिंपल है। 5 into 4 into 3 into 2, 2 फैक्टोरियल 4 को कैंसिल करेगा, 5 3 the 15, 15 2 the 30। आई थिंक इसका आंसर 30 है। बहुत सिंपल है बच्चों, चेक करो। हाँ, इसका आंसर 30 ही है। तो देखो कितना सिंपल है ना बच्चा। आपके पास 1260 वेज है अरेंज को अरेंज करने के, बट उसमें सिर्फ 30 ही ऐसे पॉसिबिलिटी है जहां पे आर और ए हमेशा एक साथ आएंगे। सिर्फ 30 पॉसिबिलिटीज है, बाकी के सारे पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगे बच्चों, आर एंड ए, मतलब दोनों आर एक साथ एंड दोनों ए एक साथ नहीं आने वाले। वेरी सिंपल। सो हम बोलेंगे बच्चों देयरफॉर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वेयर 2 आर्स एंड 2 एज आर नेवर टुगेदर विल बी 1260 में से 30 पॉसिबिलिटीज को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा 1230। दैट विल बी अ फाइनल आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो खत्म कर लिया हम लोग ने, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। अभी क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाली है? बिल्कुल नहीं, एक आध दो क्वेश्चन है जो थोड़े से लेंथी है, बट बहुत सिंपल है। चलो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 323245? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, तो एक डिजिट लिया तो फिर से नहीं ले सकते। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 6 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं इसमें? देखो आप बच्चों, ये वर्ड्स डिस्टिंक्ट वगैरह सब छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, काफी मायने रखते हैं, क्योंकि 6 डिजिट नंबर तो मैं कल जाकर ऐसा भी बना सकता हूँ ना, 3333333, क्योंकि मेरे पास डिजिट्स प्रोवाइडेड है, तो मैंने 3 ले लिया एंड उसका बना दिया 333333, काम खत्म हो गया, 6 डिजिट नंबर बन गया। उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट बनना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब हर एक अलग अलग होगा, यूनिक होगा। जैसे मैं बना सकता हूँ 323245 बना सकता हूँ, क्योंकि सॉरी मतलब 323245 नहीं बना सकता, यहाँ पे 3 भी है, तो उसको भी माइनस करना है, बाद में बताता हूँ कैसे करना है। बट बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपके टेक्स्ट बुक में जाकर वहां पे शायद से गलत लिखा है, चेक करो बच्चों, मुझे नहीं पता है, मेरे टेक्स्ट बुक में गलत था। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स करके लिखा था, तो मेक श्योर आप उसको 6 डिजिट कर दो, क्योंकि हमारे पास 6 डिजिट है तो 5 डिजिट नहीं है, यहाँ पे 6 डिजिट ही पूछा था। एंड 6 डिजिट को सॉल्व करने के बाद टेक्स्ट बुक के पीछे भी जो आंसर मिल रहा है वो मैच कर रहा है विथ 6 डिजिट नंबर्स वाला। ओके, तो मेक श्योर आप उसको चेंज करो, एंड जब भी मैं बोलता हूं तभी चेंज करना, नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व करते बैठोगे, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा बट आपने वो देखा ही नहीं है, इसलिए आपको फोकट का फिर से सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर से चालू करके वीडियो को देखना पड़ेगा, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, आप अपना दिमाग खराब करोगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो मेक श्योर जब भी आप लोग को ये करेक्शंस बोले जाते हैं आप करेक्शंस कर लेना टेक्स्ट बुक में राइट अवे। ओके, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म? तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है देयर आर 6 डिजिट्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। तो 6 फैक्टोरियल वेज में तो कर तो सकते हैं, इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होंगे वो 6 फैक्टोरियल में होंगे, बट उसमें कुछ रिपीट भी तो हो रहा है ना। अभी उस रिपीट करने वाले को मैं फिर से इधर उधर लूंगा तो उसका कोई
मायने मतलब कुछ मीनिंग बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे कौन से डिजिट्स है बच्चों जो रिपीट हो रहा है फिर से? इट्स 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 3 फैक्टोरियल वेज, सॉरी 3 भी 2 बार एंड 2 भी 2 बार ना, तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल वेज रेस्पेक्टिवली हो जाएंगे। इसलिए बच्चों therefore the number of permutations that I'm going to get is 6 factorial divided by 2 factorial 2 factorial, and इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमें आंसर मिलता है 180। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये क्वेश्चन में दम था? खत्म हो गया क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 12। एक छोटी सी बात बच्चों, बीच में एक थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूं कुछ चीजें बताने के लिए। बच्चों वी नेवर नो that what kind of questions are going to come in CET। हमें ये भी नहीं पता होता है कि बच्चों कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जेई में। हाँ, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम दे देते हैं, कोई टीचर देता है, तो अच्छी बात है वो कि आप लोग के लिए वो थोड़ा एक इजी करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक मोटिवेट होने के लिए देते हैं कि दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द एग्जामिनेशन, तो करके जाओ। बट बच्चों दैट आर द पॉसिबिलिटी कि वो आए थे, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा वही आएंगे। सो मेक श्योर बच्चों एज एन 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आई जस्ट वांट एवरीवन टू प्लीज डू ऑल द क्वेश्चंस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे अभी मत दौड़ना, वो आगे की बात है। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस लेक्चर्स दैट आई एम टेकिंग, ये जो भी ले रहा हूं, ये सारे चीजें इतना सब कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको देख कर सॉल्व करो, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जस्ट प्लीज whenever you look like such kind of questions अगर आपको दिखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट एज अ चैलेंज बच्चों, उसको चैलेंज करके ले लेना। मतलब वीडियो को पॉज करना, पहला ट्राई करना, एटलीस्ट ट्राई वंस और ट्वाइस और थ्राइस, देन इफ यू फेल देन ट्राई कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन एज वन ऑफ द रेफरेंसेस। इसका पूरा एकदम रेफरेंस के लिए यूज करो, इसको पूरा एकदम ऐसा डिपेंडेंसी में मत रहना। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू दैट। दिस क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड बाय यू। तो आप लोग क्या करते हो, आप सॉल्व नहीं करते, आप लोग सॉल्यूशन को देखते हो, ऑलरेडी सॉल्व, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया वो चीज को देख लेते हो एंड देन सॉल्व करते हो। सो यू आर सॉल्विंग एन ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट बच्चा। ओके, सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्राई एनीथिंग, सॉल्व इट ऑन योर ओन फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जैसे मैंने कितने क्वेश्चंस लिए अब तक? 11 क्वेश्चंस लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट ऑन योर ओन, खुद से स्टार्ट करो। ओके, सो डोंट रिलाई ऑन एवरीथिंग, पूरा देखो एंड नो, ट्राई डूइंग इट। Consider this as an examination going on and you are in the examination hall and you are trying to do this one. अपना दिमाग को जोर लगाओ। कहीं भी अटक गए, कैसे अटक गए, वीडियो को रिज्यूम करके देख सकते हैं बाद में। ओके, so try doing that part. चलो क्वेश्चन नंबर 12 रिज्यूम करते हैं। Find the number of distinct numbers formed using the digits 3 4 5 6 7 8 9 so that odd positions are occupied by odd digits। वैसे क्वेश्चन दिखने के लिए डिफिकल्ट लगता है बट बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दो बच्चों, मैंने आप लोग के लिए स्ट्रक्चर बना दिया है बॉक्सेस का, बॉक्स रिटर्न्स। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 डिजिट्स देके रखे हैं हमें। एंड उन्होंने बोला है बच्चों कि कितने अरेंजमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं पूछा, क्योंकि कितने अरेंजमेंट्स होंगे ये तो कोई भी बोल देता 7 फैक्टोरियल बेस, बहुत सिंपल था। बट कंडीशन डाला है, रेस्ट्रिक्शन डाला है कि भाई हमारे पास यहाँ पे ऑड प्लेसेस में ऑड नंबर आने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन क्यों है मालूम है? बिकॉज जितने ऑड प्लेसेस हमारे पास है उतने ही ऑड डिजिट्स देके रखा है, तो उल्टा क्वेश्चन इजी हो गया। जैसे देखो ना, 3 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर, 9 इज एन ऑड नंबर। एंड आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 को मैंने सबसे पहला ऑड नंबर के पोजीशन में रखा, बिकॉज 1 इज एन ऑड पोजीशन, राइट? ऑड पोजीशन में ही ऑड नंबर आना चाहिए। फिर मैंने देखा, देखो थर्ड पोजीशन में मैंने 5 को रखा, विच इज एन ऑड नंबर, ऑड पोजीशन पे आया। फिर 7 जो रखा बच्चों वो ऑड नंबर है, 5th पोजीशन मतलब ऑड पोजीशन में आया। एंड 9 जो है बच्चों वो 7th पोजीशन, जो कि फिर से ऑड पोजीशन में आया। एंड इतने ही तो ऑड नंबर थे मेरे पास। तो बचे हुए जो नंबर है बचा वो 4 एंड जो 6 एंड जो 8 है वो इवन पोजीशंस में आ गए। एक तरह से जिन्होंने जिस हिसाब से हम लोग ने उन्होंने जो एक डिजिट देके रखा था उसी क्रोनोलॉजी में हमने लिखा है। बट हाँ, क्रोनोलॉजी माइट चेंज। तो सबसे पहले बच्चों जब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो यू आर नॉट सपोज टू जंबल अप नहीं कर सकते, तो 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। आप पहला ऑड के कितने पॉसिबिलिटी थे वो निकालोगे एंड इवन के कितने पॉसिबिलिटी थे वो निकालोगे। तो ऑड के 4 पोजीशन है आपके पास एंड 4 ही डिजिट है, तो the 4 odd digits could be arranged in 4 factorial ways, very simple। and even जो है उसके 3 digits है आपके पास, 3 places है, तो 3p3 मतलब the 3 even digits could be arranged in 3 factorial ways। तो the total factorial ways मतलब total ways कितने हो जाएंगे, तो multiply ही तो करना है आप लोग को। the number of arrangements that I'm going to get is 4 factorial multiplied by 3 factorial। थोड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा क्योंकि
इतना भी बड़ा नहीं होगा, बट यू कैन ट्राई इट आउट. 4 to the 12, 12 to the 24, 24 and 3 to the 6, 24 6 करना पड़ेगा आप लोग. Okay, so you are going to get the answer as 144, and that is supposed to be a right answer, and it is as simple as that. क्वेश्चन खत्म. Okay, क्वेश्चन नंबर 12 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग पहुंच भी चुके हैं बच्चों. How many different 6-digit numbers can be formed using digits in the number 6, 5, 9 and 4, 2? How many of them are divisible by 4? Now this question is a bit tricky बच्चों. सेकेंड कंडीशन स्पेशली थोड़ा सा ट्रिकी है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक. आपको 6th and 7th स्टैंडर्ड का बेसिक फंडामेंटल भी यहाँ पे यूज करना है. थोड़ा सा आराम से जाऊंगा बच्चा इस क्वेश्चन में. आपको अगर नहीं समझता है तो वीडियो को फिर से देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन को फिर से देखो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस. ओके, पहला क्वेश्चन इजी है. हाउ मेनी 6-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. अगर आपके पास डिजिट्स देके रखा है 6, 5, 9, 9, 4, 2, ऐसे 6 डिजिट देके रखा है तो कितने होंगे? सिंपल है. इसका आंसर तो बहुत सिंपल है बच्चा, कि हम बोल सकते हैं 6 डिजिट्स कुड बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज. बट हमें यहाँ पे आंसर 6 फैक्टोरियल नहीं मिलेगा, बिकॉज 9 रिपीट हो रहा है बच्चों यहाँ पे 2 बार. तो डिजिट 9 कुड बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, एंड उसकी मुझे जरूरत नहीं है. इसलिए मैं बोलूंगा बच्चा द नंबर ऑफ परम्यूटेशन या फिर द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट डिफरेंट नंबर्स दैट कुड बी फॉर्म्ड विद दिस 6 डिजिट्स आर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो ये पहला वाला आंसर तो कितना सिंपल था. हाँ, इसको सॉल्व करना बच्चों. इसको सॉल्व करने के बाद एक थोड़ा बड़ा नंबर मिलता है, नहीं सॉरी छोटा नंबर मिला क्या, आई एम सॉरी. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 360 मिला. इतना छोटा मिलेगा आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड. चलो 360 मिल गया. अभी एक और बात है, टेक्स्ट बुक के पीछे अगर जाओगे, मैं अपने टेक्स्ट बुक का, मेरा टेक्स्ट बुक में गलत है तो मैं बोलता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में गलत नहीं है तो बेस्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में गलत है तो प्लीज रेक्टिफाई करना. यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का जो आंसर पीछे दिया है आपके टेक्स्ट बुक में कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, उधर 36 लिखा है. 36 तो पॉसिबल ही नहीं है. 360 है तो वहां पे 360 कर देना, नहीं तो 36 देखकर पागल हो जाओगे. पहली बात 360 कर देना. एंड उसका दूसरा आंसर जो देके रखा है शायद कुछ 84 देके रखा है, वो भी गलत है. तो आई एम गोइंग टू गो इन दैट पार्ट एज वेल कि वो क्यों गलत है, हम लोग सीखेंगे. अभी देखो, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4. तो हमारे पास टोटल 366 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, बट उनमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में आते हैं. अब 4 के टेबल का कौन ढूंढते बैठेगा, ऐसा हमें लगता है. बट टू बी ऑनेस्ट, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत पहले पढ़ाई किया था जब हम स्कूल लेवल में थे, वो भी एकदम पहले प्राइमरी एजुकेशन के टाइम, मतलब सेकेंडरी के स्टार्टिंग में. अगर हम देखेंगे बच्चों कि 4 के टेबल का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था बच्चों, याद रखो, मैं फिर से बोलता हूं, कोई भी नंबर 4 के टेबल में डिविजिबल तब होता है जब उसके आखिरी के 2 डिजिट 4 के टेबल में आए. मतलब आपको बार बार है ना बच्चों, कोई 4 का टेबल को, मतलब उसको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है किसी भी नंबर को. जैसे मैंने देखो यहाँ पे इतना कितना बड़ा नंबर बोल रहा है, देखो 1 1 2 3 4 7 8 9 6 7 1 2 5 8 0 2 4. इज इट डिविजिबल बाय 4? मैं बोलूंगा हाँ 4 है. आप बोले इतनी जल्दी कैसे किया? कुछ नहीं किया मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं था. लास्ट का 2 डिजिट मैंने 2 4 करके बोला, तो लास्ट का 2 डिजिट देखा 2 4 है, 24. क्या 24 4 के टेबल में आता है? हाँ. तो ये पूरा नंबर गारंटी 4 के टेबल में जाएगा ही, कुछ भी करो जाएगा ही. अगर मैंने बोला बच्चों 7 8 9 2 4 0 2 7 8 3 2, क्या ये 4 के टेबल में है? लास्ट का 2 डिजिट देखो 3 2, क्या 32 4 के टेबल में आता है? आता है. तो क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है? डेफिनेटली है. अगर मैंने बोला 7 6 1 2 4 9 0 1 8, क्या ये 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट 18 है. 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो ये कौन सा भी जो भी नंबर दिया है आप ट्राई करके देख सकते हो, ये 4 के टेबल में बिल्कुल नहीं आएगा. इट्स अ वेरी सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट. जिसको नहीं पता था, पता चल गया तो बेस्ट है, जिसको पता था तो बेस्ट है. तो यहाँ बच्चों उन्होंने बोला हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4. तो बच्चों इन सारे 6 डिजिट नंबर्स में डिविजिबल बाय 4 तो तभी होंगे ना जब मैं 6 डिजिट्स को लिखूंगा, उसका जो लास्ट का 2 डिजिट है ना वो गारंटीड 4 के टेबल में आने वाले में से होना चाहिए, एंड वो इनमें से डिजिट में होना चाहिए. तो मैंने क्या किया मालूम है, मन में 6 डिजिट्स को रख लिया. उस 6 डिजिट में फिलहाल के लिए 4 डिजिट्स को बाजू में रखो एंड सिर्फ फोकस करो लास्ट के 2 डिजिट पे. तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, What are the possibilities? तो इन डिजिट्स में देखकर चेक करो बच्चों ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं. फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 4, the last 2 digits must be divisible by 4. So right now the last 2 digits could be
ये जो 6 डिजिट देके रखा है ना बच्चों आपको 659942, इसमें से लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से 4 के टेबल में आ जाए। चलो लेट्स सी, मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एकदम छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, 2 में जाऊंगा, फिर 4 में जाऊंगा, फिर 5, फिर 6, फिर 9। ठीक है, तो कौन से नंबर हो सकते हैं? देखो 2 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 के साथ 4, 24, अरे 24 जाता है, चलो 24 पहला आएगा, फिर 29, 29, 25, 26, कोई भी नहीं जा रहा है। मैंने 2 के साथ दूसरा नंबर जोड़ के देखा, 29 जोड़ के देखा, नहीं जाएगा, 25, 26 बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ ऑड नंबर तो जाएंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सारे इवन नंबर ही होने चाहिए, बट उसमें भी कोई स्पेसिफिक होंगे। चलो 24 का हो गया, अब 4 को देखते हैं, 4 के साथ 42, 4 के टेबल में नहीं, 49 तो जाएगा ही नहीं, 45 बिल्कुल नहीं, 46 इज इट गोइंग टू गो विद 4 का टेबल? 46 जाता है क्या बच्चों? 40, 40 बिल्कुल नहीं, तो 4 के टेबल में तो पॉसिबल, मतलब 4 को लेकर तो पॉसिबल ही नहीं। चलो आराम से जा रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, आराम से सुनना बच्चा। अब 5 का यहाँ पे 52, क्या 52 है? जरूर है, तो यहाँ पे बच्चा 52 विल कम, 52 गोज विद द टेबल ऑफ 4, 13 4 52 होता है बच्चा, चेक करो। 52 के बाद में और कौन सा कॉम्बिनेशन है? 54 तो जाएगा नहीं, 52 गया तो 54 कैसे जाएगा? 56 जाएगा, क्योंकि 52 हो गया तो 56, दैट्स द पॉसिबल वन। 59 तो नहीं जाएगा, छोड़ दो, तो 5 का हो गया। अभी 6 का देखो, 65 नो, 69 बिल्कुल नहीं, 64 या फिर 62 में से देखेंगे, 62 जाएगा क्या या फिर 64 जाएगा क्या? आई थिंक 64 माइट गो, 62 नहीं जाएगा, चलो 64 है, बराबर 64 है, 62 नहीं जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी 9 इज द ओनली लेटर डिजिट यहाँ पे बचा है। आप बोलोगे 9 के तो दो है, हम 2 नहीं, एक ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा बच्चों। तो अगर आपको दोनों कंसिडर करना है तो करो, चलो आप लोग के लिए 2 कंसिडर करते हैं, तो एक 9 का भी कंसिडर करते हैं, दूसरे 9 का भी कंसिडर करते हैं। चलो लेट्स हैव अ लुक। तो 92 जाता है क्या बच्चों? इज 92 डज 92 गो विद द टेबल ऑफ 4? चेक करो बच्चों, 92, 4 to 4 92 जाता है, चलो 92 गया। तो आप बोलोगे और एक 92 क्यों लिखा सर आपने यहाँ पे? एक 92 पहले वाले 9 का, दूसरा 92 भी तो है ना, वो बोलेगा कि मला पण चांस पाहिजे ना बाबा 92 बनवायला, तो मैंने 92 2 बार क्यों लिखा है मालूम है? बिकॉज देयर आर 2 9s अवेलेबल। उसके बाद में 94 तो नहीं जाएगा, 95 नहीं जाएगा, 96 जाएगा, तो 96 फ्रॉम 1 9 एंड 96 फ्रॉम अनदर 9। हाँ आता कळलं। सो दीज आर दी पॉसिबल थिंग्स। तो टोटल पॉसिबल लास्ट 2 डिजिट्स के कितने पॉसिबिलिटी है बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल विद 8 फैक्टोरियल नहीं, ये 8 ही नंबर आ सकते हैं ना, ये 8 ही नंबर आ सकते, तो 8 फैक्टोरियल। बट 6 डिजिट थे सर हमारे पास, 6 डिजिट में आपने लास्ट के 2 डिजिट का पॉसिबिलिटीज बता दिया, कितना था? 8। 6 डिजिट्स में से आपने लास्ट 2 डिजिट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे बता दिया, 24 52 56 से लेकर 96, 8 पॉसिबिलिटी में। बाकी के 4 का क्या? हाँ, अब बाकी का 4 जो है, क्या वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकता है बच्चों? डेफिनेटली। तो क्या बोल सकता है बच्चा? दीज नंबर्स कुड बी अरेंज इन 8 वेज। ये जो सामने ऊपर का जो लास्ट के 2 डिजिट्स है वो 8 वेज में है, बट द रिमेनिंग 4 डिजिट जो है, बाकी के 4 डिजिट, वो अरेंज किए जा सकते हैं बच्चों 4 फैक्टोरियल वेज में। वो एक दूसरे के साथ, इनको हाथ नहीं लगाएंगे तो यही एक दूसरे के साथ घूमते बैठेंगे, तो 4 फैक्टोरियल वेज है। अब बच्चा बोलता है अरे क्वेश्चन कितनी सिंपल होता सर, मतलब द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होंगे या फिर द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर जो होंगे विच आर डिविजिबल बाय 4 है, कितना सिंपल है, 4 फैक्टोरियल वेज मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा या फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल होगा। इधर बच्चे गलत करते हैं बच्चों, 4 फैक्टोरियल वेज तो होंगे ही, बराबर है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 भी होगा, जो 8 मैंने कॉम्बिनेशंस लिखे थे वो भी बराबर है, राइट है। बट बच्चों आप लोग एक बात भूल रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि इन दिस एंटायर डिजिट में 9 इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस। तो ऐसे काफी जगह पे अरेंजमेंट्स ऐसे भी होने वाले हैं जहां पे 9 के जगह पे 9 आ रहा है, 9 के जगह पे 9 आ रहा है। एक कंडीशन तो आपने उधर देख ही लिया, 92 92 96 96, एंड ये वाला चीज यहाँ पे भी कभी ना कभी तो होने वाला है 4 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं तो। सो उनको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमने क्या सीखा है बच्चा? विच एवर द डिजिट रिपीट्स, उसको हम डिवाइड करते हैं उतने ही रिपीटेशंस का फैक्टोरियल, मतलब डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बात बोलना नहीं था आप लोग को, समझ में आ गया? विच एवर द नंबर इज गेटिंग रिपीटेड, उसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना यहाँ पे जरूरी था। ये बात सिली मिस्टेक से बच्चे रह जाते हैं, बाकी चीजें आ जाती है। तो यहाँ बच्चों 8 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 12 8 द 96। यहाँ पे 96 आंसर आना चाहिए। टेक्स्ट बुक के पीछे शायद 84 कुछ तो लिखा है, आई डोंट नो, 12 7 द 84 होता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गया रहेगा, 7 सोचा होगा, बट यहाँ पे बच्चों होता है 96 वेज।
This is how you get the answer for this one, and it was as simple as that. Question number 13 थोड़ा lengthy था. Question number 14 is not that difficult, easy है. Find the number of distinct words formed from letters in the word Indian. How many of them have the two ends together? वीडियो को पॉज करना, खुद से करो बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाता है. चलो अभी आप लोग देखते हैं. Find the number of distinct words from the letter from Indian. Indian में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6. तो आपको सबको पता है बच्चों, the 6 letters could be arranged in 6 factorial. बट उसमें कुछ कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे आई रिपीट हो रहा है 2 बार, एन रिपीट हो रहा है 2 बार, तो आई एंड एन आर रिपीटेड इन 2 and 2 फैक्टोरियल वेज रेस्पेक्टिवली. इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशंस बनेंगे वो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, जिसका आंसर बड़ा सिंपल है, 180 मिलेगा. ये तो आप लोग को आया ही होगा बच्चों, वीडियो को पॉज करके आपने खुद किया होगा. नेक्स्ट वाला कंडीशन जो है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव द टू एंड्स टुगेदर. हाँ, ये इजी कर दिया है बच्चों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम हैव टू एंड्स नेवर टुगेदर, तो हमें एंड्स टुगेदर वाला निकालना पड़ता है. अरे तो इजी है. तो एंड्स टुगेदर मतलब हम दोनों एन को एक साथ लाकर बच्चों, क्या इनको एक तरह से एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चले? बिल्कुल. चलो लेट अस अस्यूम दैट टू एंड्स टू बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, तो एन एन विल कम टुगेदर. बाकी के सारे चीजें एक साथ लिखो, आई डी आई ए, इंडिया हो गया, इंडिया का. तो यहाँ पे इंडियन का इंडिया हो चुका है एंड एन बाजू में. तो आप लोग देख सकते हो एन को सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल वेज बन सकते हैं. Therefore the number of permutations when two n's are together is 5 फैक्टोरियल. बट नहीं, 5 फैक्टोरियल बनने के बाद डिवाइड करने का आप लोग को इसको कितने रेपिटेशन हो रहे हैं इसके साथ. बच्चों एन वाला रेपिटेशन अभी मत देखना, एन वाला रेपिटेशन अलग है. पहले 5 ऑब्जेक्ट्स का देखा हमने, एन आई डी आई ए 5, इसमें एन को सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया था, इसलिए उसको अभी नहीं देखने का. तो आई इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ये हो गया आपका रेपिटेशन. बट आप बोलोगे सर एन का भी तो रेपिटेशन हो रहा है ना, उसका क्या? हाँ बराबर है ना, एन का रेपिटेशन हो रहा है, उसको लिखा नहीं हो तभी चल जाता. बट अगर आपको लिखना है तो देखो, एन कुड बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, but as n is getting repeated again, so it has to be divided by 2 factorial ways. तो 1 होने वाला है. देखो ना, n के जगह पे n रखो या n के जगह पे n रखो, वैसे दो वेज में हो गया. 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही वे होता है ना. बट n के जगह पे n रखना और n के जगह पे n रखना जरूरी था क्या? नहीं, n ही था ना, क्यों करना था? सो 1 ही होने वाला था, तो वही लिखा है. तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बिकम्स आंसर एज 60. काम खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. क्वेश्चन नंबर 15 है. आई वाज एक्चुअली नॉट गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन टू बी फ्रैंक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है कि आप लोग खुद करोगे तो बेस्ट होता. बट देन आई थॉट कि दे देते आप लोग को, बट इतना भरोसा आप लोग के ऊपर है कि आप इस वीडियो को मतलब पॉज करके ही पहले खुद से ट्राई करोगे. सो इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन समथिंग, प्लीज डू दैट. कमेंट्स में आप लोग पूछते हो ना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बस यही हम लोग आंसर देते रहते हैं. आप वो सुनोगे तो भी काफी है. ट्राई डूइंग द क्वेश्चंस ऑन योर ओन, नो मैटर हाउ मच डिफिकल्टी इट इज. डिफिकल्टी तो आने ही वाली है ना बच्चों. यू कांट रन अवे, यू कांट बी इन द कंफर्ट जोन ऑल द टाइम. यू हैव टू स्टेप अवे फ्रॉम द कंफर्ट जोन ऑल द टाइम. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स इन द वर्ड प्लटून. तो पहला ये निकालते हैं. If the two A's are never together, consonants and vowels occupy alternate position. तो platoon में two O's are never together, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है? Two O's are always together निकालना पड़ेगा. अरे बट two O's are always together को माइनस करना पड़ता है ना बच्चों. किसके साथ? टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल परम्यूटेशन. एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पे आप लोग को प्लटून जो है उसका पहला टोटल अरेंजमेंट्स निकालना पड़ेगा. तो प्लटून में कितने हैं बच्चों? प्लटून में यहाँ पे 7 लेटर्स दिखते हैं. तो 7 लेटर्स को हम 7 फैक्टोरियल वेज में लिख सकते हैं, बट 7 फैक्टोरियल इज नॉट द राइट आंसर. लेटर ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए उसको अरेंज किया जा सकता है 2 फैक्टोरियल वेज में. इसलिए 7 लेटर्स जो है उसको हम कैसे कर सकते हैं? प्लटून को नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो करें, बाद में करना है तो भी कर सकते हैं. मैंने पहले करके दिया आप लोग को. आई गॉट 2520 एज द राइट आंसर. ये मिला. ये टोटल अरेंजमेंट्स बना सकता हूं प्लटून का. बट उन्होंने बोला है कि 2 O कभी एक साथ नहीं आना चाहिए. तो हम कंसीडर करेंगे बच्चों, लेट अस अस्यूम दैट द 2 O's आर ऑलवेज टुगेदर. एंड ऑलवेज टुगेदर है मतलब हम उसको सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चल सकते हैं.
डेफिनेटली। तो हम यहाँ पे ओ को सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे, फिर P लिखेंगे, L लिखेंगे, A लिखेंगे, T लिखेंगे और N लिखेंगे। तो यहाँ पे ओ को सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चला एंड फिलहाल के लिए उसका आइडेंटिकल चीजें नहीं देखी। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 वेज है, तो 6 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन टू ओज आर ऑलवेज टुगेदर विल बी 6 फैक्टोरियल। बट क्या 6 फैक्टोरियल राइट आंसर होगा बच्चों? एक्चुअली सच बताओ तो 6 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर, बराबर ना? चेक करो बच्चों, 6 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर और नॉट। आप बोलोगे सर आप ओ को तो भूल ही गए। नहीं बच्चा, मैं ओ को भूला नहीं हूं, बट आप खुद सोच सकते थे बच्चों ओ का अरेंजमेंट मायने ही नहीं रखता था। इसलिए बच्चों अगर मैं उसको मल्टीप्लाई भी करता ना तो ओ का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल जो है एंड 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल आप देख सकते हो वो कैंसिल ही होगा, तो उसका मायने ही नहीं रख रहा था। उनका अरेंजमेंट का कोई फायदा नहीं था। ओ के जगह पे ओ रखो या ओ के जगह पे ओ, वो फिर भी ओ PLATNE दिखता, इसलिए बच्चों वहां पे कुछ फायदा नहीं था, बट मैंने लिख लिया। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 720। सिंपल है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिल चुके हैं आप लोग को, उसमें से ओ टुगेदर होंगे वो भी मिल चुका है। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट कुड हैपन, जो अरेंजमेंट है जहां पे 2 ओ कभी एक साथ नहीं होंगे, वो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस माइनस द परम्यूटेशंस वेयर 2 ओज आर ऑलवेज टुगेदर। 2520 माइनस 720 करो, 1800 मिल जाता है। ट्राई करके देख सकते हो, आंसर मिल गया, समझ लो, वेरी सिंपल। चलो अभी सब क्वेश्चन नंबर बी तो इतना ज्यादा इजी है कि पूछो मत। दैट द कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशंस। बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है, आई गेस इसके पहले के पहले वाला, मतलब लेक्चर नंबर 6 में आई गेस, या फिर लेक्चर नंबर 5 में मैंने ये सिखाया था कि जब कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स ऑक्यूपाई द अल्टरनेट पोजीशंस बोलते हैं, तो अल्टरनेट पोजीशंस होने के वैसे तो 2 केसेस हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि पहले कॉन्सोनेंट आएगा फिर वाउल आएगा, या फिर ऐसे भी नहीं बोला है कि पहले वाउल आएगा फिर कॉन्सोनेंट आएगा, बिल्कुल नहीं। दे हैव सेड कि अल्टरनेट पोजीशंस लेने वाले। तो 2 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 ये कि पहले कॉन्सोनेंट वाउल ऐसा हो सकता है, या फिर केस नंबर 2 वाउल कॉन्सोनेंट ऐसा भी। बट जब भी आप लोग केस नंबर 1 और 2 लिखोगे, पहले सोच लेने का कि क्या दोनों केसेस एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। फॉर्चुनेटली इनफ यहाँ पे 2 केसेस नहीं आएंगे, एक ही केस आएगा। कैसे समझ में आया, समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे मान के चलो बच्चों कि आपके यहाँ पे सिर्फ एक ही, मतलब वाउल से स्टार्ट हो रहा है बच्चे। वाउल से स्टार्ट हो रहा है मतलब कौन सा वाउल है? ए के बाद ऑल्टरनेट प्लेसेस है ना, तो ए के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो पी आ गया मान के चलो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ए के बाद पी आ गया, पी के बाद आपको वाउल लेना पड़ेगा मतलब ओ ले लिया, फिर आप लोग को कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा मतलब एल ले लिया, फिर आपको एक और वाउल लेना पड़ेगा मतलब ओ ले लिया, बराबर जा रहे अब तक तो। फिर आपको कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा, फिर टी लेना पड़ेगा, एंड टी इज अ कॉन्सोनेंट। इसके बाद में एक वाउल आना चाहिए था, पर हमारे पास वाउल खत्म हो गया, स्टॉक ही नहीं है। जो बचा है वो एन है, मतलब टी और एन एक साथ आ गए, एंड टी और एन एक साथ आ रहे हैं, मतलब मेरा जो कंडीशन है वो फ्लॉप जा रहा है, बिकॉज उन्होंने बोला है कि कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स हमेशा ऑल्टरनेट प्लेसेस लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम वाउल को पहले लेंगे तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा। सो देयर इज ओनली वन कंडीशन बच्चों, एंड वो कंडीशन क्या है? Absolutely, you have to start with a consonant only. चलो let's start with that part as well. तो यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर बी आप लोग को क्या बोल रहा है? Let me help you out. तो सब क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे ये बोल रहा है कि consonants and vowels must always occupy alternate positions. तो alternate positions मतलब क्या क्या होंगे बच्चों? बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे P आएगा सबसे पहले consonant, उसके बाद में हमें एक वाउल लेना पड़ेगा, मतलब A ले लिया। फिर क्या आएगा बच्चों? कोई भी consonant ले लो, तो मैंने L ले लिया। फिर एक क्या आएगा बच्चों? कॉन्सोनेंट के बाद वाउल आएगा, तो मैंने ओ ले लिया। तो ओ लेने के बाद बच्चों हमारे पास एक और कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा, एंड दैट विल बी टी, एंड उसके बाद में एक और वाउल ओ, एंड उसके बाद में कॉन्सोनेंट एंड बराबर से परफेक्टली खत्म हो रहा है। सो दिस इज हाउ आई कैन डू द ऑल्टरनेट वे ओवर हियर। वेरी 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 सिंपल, बराबर है। चलो अब ये बहुत सिंपल है बच्चा, आप लोग को सिर्फ है ना नंबर ऑफ पोजीशंस देखने हैं कि कॉन्सोनेंट के कितने पोजीशंस है, कितने वेज ले सकते हैं, एंड वाउल के कितने पोजीशन से कितने वेज। तो आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट 4 जगह पे है, एंड 4 कॉन्सोनेंट ही है, एंड वाउल 3 जगह पे, तो 3 कॉन्सोनेंट है, 3 वाउल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फैक्टोरियल वेज तो आपको पता चल ही चुका रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है द कॉन्सोनेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज बिकॉज दे हैव 4 positions and 4 consonants here, and at the same time I could say the vowels could be arranged in 3 factorial ways. इसलिए the total number of ways जो हम लोग को मिलेंगे, the total number of permutations that I'm going to get will be 4 factorial multiplied by 3 factorial. यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों को, लगता है 4 factorial multiplied by 3 factorial करके आएंगे आंसर मिल जाएगा, एंड इधर ही सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमने जो लेक्चर नंबर 5 या 6 पे पढ़ाई किया था तभी इतना ही था
क्योंकि वहां पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। अब 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल तो है, बट यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा लेटर भी है जो आइडेंटिकल है। कौन है बच्चों? ओ। ओ इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस। तो आप देख सकते हो बच्चों, जो ओ आप लोग को दिख रहा है वो ओ के जगह पे दूसरा ओ आता या दूसरे जो ओ के जगह पे दूसरा ओ आता, तो उससे कुछ फर्क पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बराबर है। ये वाला पार्ट कभी मत भूलना। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। वेरी सिंपल। सॉल्व करो बच्चों। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, 12 3 द 36, 36 इंटू 3 करना है, बराबर ना? आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। 4 इंटू 3 12 होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 36 होगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। 36 मल्टीप्लाइड 2 होता है 72। चेक इट आउट बच्चा, आंसर 72 है क्या? बराबर है, 72 मिल चुका है। एंड दिस इज हाउ यू गॉट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। नाउ यू कैन टेल मी बच्चों, यहाँ पे यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एज वेल दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एनालिटिकल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है एंड एक्सरसाइज 3.4 के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। होपफुली बच्चों आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया है एंड पसंद भी आया होगा। एट द सेम टाइम इफ यू रियली फील लाइक, genuinely feel like ये वीडियो आप लोग के लिए काम आया है and you have understood, don't forget to hit the like button. It motivates me a lot. Don't forget to subscribe as well as share with all your friends. यहाँ पे सब्सक्राइब करने का एंड शेयर करने का एक बहुत ही एडवांटेज मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा। दिस इज अ 2-way एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ देम। आप लोगों को भी काफी सारे कंटेंट्स मेरे तरफ से मिल जाएंगे। देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु आर लिटरली सर्चिंग फॉर कंटेंट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड मेनी अदर चैप्टर्स। तो उनके लिए फायदा होगा बच्चा। सो अपना खुद का फायदा मत देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, खुद का भी फायदा होने दो। लेट द नॉलेज स्प्रेड. At the same time, बच्चों, if you subscribe to the channel and like the video, then it actually motivates and boosts me, thinking that there are so many people out there who are literally reading and watching my video, which actually boosts me and motivates me to make another videos, lots of videos for all of you. So make sure बच्चों आप छोटा सा ऐसा like and एक love and support दे सकते हैं. You can share this love and subscribe and share with all your friends as well, so that lot of content जो कि मुझे आप लोग को देना है, that will be delivered to you quite fast in a quick way. तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।